नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो मेरे पीछे आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। लगातार मुद्रा और डॉलर को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। पूरे विश्व में बवाल मचा हुआ है कि डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। खास करके भारत के संदर्भ में देखें तो रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए या शायद इन्हीं सभी बातों को समझते हुए आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि रुपया लफंगा है। फिलहाल लफंगे की प्रकृति को ध्यान में रख करके जैसे ये आगे पीछे हो रहा है या इसके मूल्य में वृद्धि या कमी हो रही है, उन्हीं बातों को समझते हुए शायद उन्होंने इसे लफंगा कहा था। इन सभी बातों को समझेंगे और इसके कारणों को भी समझेंगे। इससे संबंधित जो इकोनॉमिक टर्म हैं या शब्दावलियां हैं, उन सभी शब्दावलियों को भी देखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो रुपये को लेकर के हम बात कर रहे हैं और ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। द रूपी हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अगेंस्ट द डॉलर दिस ईयर। लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य कम हो रहा है। आखिर मूल्य कम हो रहा है तो उसका कारण क्या है? इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय मुद्रा जल्दी ही डॉलर के मुकाबले 100 को क्रॉस कर जाएगी या 100 को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारे कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कहना है कि ये तो जस्ट एक नंबर है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया साहब, इनका कहना है कि जो 100 रुपये दिखाई दे रहा है डॉलर के मुकाबले रुपया, दरअसल इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये नंबर है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइज़र में शामिल हैं, इनका भी कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक नंबर है। और आरबीआई को सलाह भी इन्होंने दे दिया है कि आरबीआई को इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि ये सप्लाई ड्रिवन शॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कारण से अगर मूल्यों में अचानक कमी हो जाए या अचानक वृद्धि हो जाए तो उसकी बात इन्होंने कहा है। अब ये दो कारणों से हो सकता है, या तो प्राकृतिक आपदा हो, कोविड जैसी समस्या हो, या ऐसा हो सकता है कि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हों जिसकी वजह से ऐसी समस्या हो सकती है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था में या तो अचानक से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम हो सकता है या अचानक से वृद्धि हो सकता है। इन्होंने ये बात कही है। अब सवाल ये है कि दूसरा कारण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? मान लीजिए किसी विषय को लेकर के या किसी वस्तु के आयात को लेकर के भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। या आपको ये भी पता है कि जब भी हम विदेशों से किसी वस्तु का आयात करते हैं तो उस पर भारत सरकार शुल्क लगाती है, जिसे टैरिफ भी कहते हैं। तो कोई वस्तु हम किसी दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, उस पर सरकार ने यदि आयात शुल्क बढ़ा दिया तो उसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि उसकी वजह से हमारे घरेलू बाजार में उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। अच्छा, दोनों लोगों ने जो बात कही है, इनकी बातों में और आरबीआई जो एक्शन ले रहा है उसमें, और जो हमारा शेयर मार्केट बता रहा है उसमें लगातार विरोधाभास दिखाई दे रहा है। इनका ये कहना है कि जस्ट एक नंबर है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका भी कहना है कि ये एक जस्ट नंबर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 100 के पार हो जाए तो भी आरबीआई को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं आरबीआई ने क्या किया है कि 5 बिलियन डॉलर का जो 5 बिलियन डॉलर है जो आरबीआई के पास रिजर्व है, उसने डॉलर को मार्केट में डाला है, यानी कि बैंकों के माध्यम बैंकों को दे दिया है कि भैया जो हमारे देश में डॉलर की डिमांड है उस डिमांड को आप पूरा करिए। पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। तो एक तरफ आरबीआई में हर्डल दिखाई दे रहा है, आरबीआई इसको लेकर के परेशान है कि लगातार भारत की मुद्रा या घरेलू मुद्रा लगातार डिक्रीज हो रही है, उसका मूल्य कम हो रहा है डॉलर के मुकाबले। वहीं ये लोग कह रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, केवल एक नंबर है। और एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम बताना उचित नहीं समझता, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कर दें तो पॉलिटिशियन है, नाम लेना ठीक नहीं है फिलहाल के लिए। उन्होंने भी अपनी बात इस पर टिक्का टिप्पणी की है और पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन खैर, यहाँ पर ये देखिए कि जो हमारा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से लगातार निकासी जारी है, और निकासी जारी है इसलिए हमारा शेयर मार्केट साउथ कोरिया के मार्केट से भी, शेयर मार्केट से भी नीचे चला गया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण ये है कि लगातार रुपया गिर रहा है, उसकी वजह से जो विदेशी निवेशक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो ये देख रहे हैं कि हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो यहाँ से पैसा लेकर के जाएंगे, यानी कि शेयर बाज़ार से प्रॉफिट कमा करके वो ले जाना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है जब उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें कम प्राप्ति होगी। इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे पास
ठीक है। अब कोई विकल्प नहीं रहा, हमें अच्छा प्राप्ति नहीं होगा, हमें लाभ नहीं होगा, इसलिए यहाँ से वो निकाल रहे हैं। अब निकाल रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा, डॉलर पर क्या प्रभाव होगा, डॉलर की सप्लाई पर क्या प्रभाव होगा, ये बातें समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए हाउ इंडिया इकोनॉमी स्लाइड, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की रैंकिंग जो 4th पोजीशन पर थी, हमने जापान और यूके को पछाड़ करके आगे हम निकल गए थे। अब हमारी स्थिति ये है कि हम जापान और यूके से पीछे हो गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इन सभी बातों में और इनके कथन में कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, इन सभी कारणों को समझना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए देख लीजिए रुपए की गिरावट के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए अगर रुपए का मूल्य गिर जाता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है, उसका सीधा सीधा सा प्रभाव है कि अगर आप इसको दो संदर्भों में देखा जा सकता है, एक जो व्यक्ति विदेशों से आयात कर रहा है और एक वो व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति, जो विदेशों को निर्यात कर रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं आयात निर्यात का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास कम होता है हम उसे खरीद लेते हैं और जो हमारे पास अधिक होता है हम उसे बेच देते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके मुकाबले हम उसके एवज में हमें डॉलर की प्राप्ति होती है, आसान भाषा में कहें तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जब हम किसी देश से कोई वस्तु खरीदते हैं जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि कच्चा तेल, ऐसी स्थिति में हमें डॉलर में या विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। डॉलर ग्लोबल करेंसी है और मैक्सिमम जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड या विश्व व्यापार जो होता है, दूसरे देशों के साथ हम आयात निर्यात करते हैं तो उसमें डॉलर ही चलता है, डॉलर में ही भुगतान किया जाता है, या हमें या दूसरे देशों को। स्वाभाविक सी बात है, दो नज़रिए से देखा जा सकता है। अगर हमारे देश में मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है, हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो गई है डॉलर के मुकाबले, तो अगर कोई आयातक है, अमेरिका का कोई आयातक भारत से कोई सामान आयात करता है तो उसे सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा तो वो आयात अधिक करेगा, आयात अधिक करेगा, इसका मतलब ये है कि भारत को अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। और जब आप उसी विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो जो भारत का निर्यातक है उस निर्यातक को अधिक घरेलू मुद्रा प्राप्त होगी। अब ये कब हो सकता है, किस स्थिति में हमारा निर्यात बढ़ सकता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रुपया डाउन हो गया है, रुपया कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा निर्यात बढ़ सकता है। बढ़ेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, निर्यात बढ़ सकता है। और निर्यात तब बढ़ेगा जब हमारे देश में उत्पादन लागत कम हो, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को बड़े पैमाने पर हम बना रहे हैं और बना रहे हैं उसका कॉस्ट भी कम हो, तो हमारा निर्यात अगर अधिक होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। निर्यात के डेस्टिनेशन भी देखने पड़ेंगे कि किन किन देशों को हम निर्यात कर रहे हैं, हमारे पास उतने निर्यात के बाज़ार हैं या नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि क्या हम अमेरिका को निर्यात कर पा रहे हैं, वस्तुएं बेच पा रहे हैं, क्या हम अफ्रीका को बेच पा रहे हैं, लैटिन अमेरिका देशों को बेच पा रहे हैं, एशिया में अन्य देशों को बेच पा रहे हैं। अगर हमारे पास मार्केट है तब ऐसा होगा कि हमारा निर्यात बढ़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, निर्यात बढ़ सकता है। निर्यातों को घरेलू अधिक मुद्रा प्राप्ति होगी और भारत को, यानी कि आरबीआई को ऐसे कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक बात है, लेकिन हमारे पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सभी संसाधन अवेलेबल नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में हमें आयात करने की आवश्यकता होती है। मैंने शुरू में ही कहा कि दो स्थितियां होती हैं, जो वस्तु हमारे पास अधिक है उसका हम निर्यात करते हैं यानी कि बेच देते हैं, और जो हमारे पास कम है उसको हम खरीदते हैं। तो मैंने कहा कि हम अपनी आवश्यकताओं का 80 से 85% तेल, ठीक है, आयात से पूरा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमें कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा यानी कि हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करने के लिए डॉलर हमें चाहिए और डॉलर हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम निर्यात करेंगे या तो हमारे देश में निवेश हो। इस विषय पर भी बात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर आयात पर प्रभाव क्या होगा कि हमें अधिक मुद्रा देनी पड़ेगी, तो हमारा आयात महंगा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आयाती सामानों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगी। जब हम किसी वस्तु को आयात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आयात का मूल्य बढ़ गया, मात्रा नहीं मूल्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हम उतना ही तेल आयात कर रहे थे, अभी भी हम उतना ही तेल आयात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयात का मूल्य बढ़ गया है क्योंकि हो सकता है कि भू राजनीतिक कारणों से, जैसे ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण हमारे पास तेल नहीं आ पा रहा है।
तेल नहीं आने की वजह से अब जो भी हमें तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है वो महंगा मिल रहा है, यानी कि हमारे आयात का मूल्य बढ़ गया है, आयात की मात्रा वही है। स्वाभाविक सी बात है, मूल्य बढ़ने से हम जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, और उत्पादन की लागत बढ़ने से वही वस्तु जो उत्पादक है अधिक मात्रा में बेचेगा, अधिक पैसे में, अधिक मूल्य में बेचेगा, और अधिक मूल्य में बेचने का मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य अदा करना पड़ेगा। फाइनली उसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ जाएगी। आप ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें हम लोगों ने समझ ली। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, रुपए की कमजोरी से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी, जैसा कि आजकल आप देख भी रहे हैं। लगभग 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखिए, ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी, परिवहन लागत महंगा होगा। एक स्थान पर वस्तु बन रही है, फिर हम दूसरे स्थान पर जहाँ पर उपभोक्ता है वहाँ पर भेज रहे हैं, और भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, यानी कि ट्रकों की आवश्यकता है, और ट्रक का ईंधन महंगा हो गया है, इसलिए परिवहन लागत महंगी होगी। और फिर फाइनली जहाँ पर सामान पहुँच रहा है, सारी लागत को जोड़ करके और मुनाफे को जोड़ करके जब एक खुदरा विक्रेता बेचेगा तो फाइनली उसका भार एक उपभोक्ता पर पड़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए निर्यात पर क्या प्रभाव होगा। रुपया कमजोर होने पर निर्यातकों को डॉलर में मिलने वाले भुगतान को रुपए में बदलने पर अधिक रुपए की प्राप्ति होगी। ये बात हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि हालांकि कई निर्यातक उत्पादन के लिए आयातित कच्चा माल जैसे कंटेनर और मशीनरी के उपयोग करते हैं, तो रुपया गिरने की वजह से आयात इनपुट कॉस्ट कह सकते हैं या उत्पादन लागत कह सकते हैं, ये महंगा हो जाएगा। उत्पादन लागत बढ़ती है तो शुद्ध लाभ सीमित हो जाता है, यानी कि जो उत्पादक है उसको लाभ कम मिलता है, और उत्पादक फिर उत्पादन करने के लिए हतोत्साहित होता है। ऐसी स्थिति में सोचिए एक और स्थिति हो सकती है। मान लीजिए हमारे देश में जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ा, उपभोक्ता अब क्या करेगा, धीरे धीरे उन वस्तुओं को खरीदना कम करेगा। तो इसका ट्रेड साइकिल आप इकोनॉमी में समझते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, एक सीमित और नियंत्रित मात्रा में यदि इन्फ्लेशन बढ़े तो उसका लाभ उत्पादक को मिलता है, और सीमित और नियंत्रित मात्रा में इन्फ्लेशन रहना भी चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक लिमिट से अगर अधिक हो जाए तो फिर वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी देर समझने वाली बात यह है कि महंगाई बढ़ रही है, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने से बचेगा, और जब उपभोक्ता वस्तुओं को नहीं खरीद रहा है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो जो उत्पादक हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा, और उत्पादन नहीं करने की वजह से पुनः हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में कमी होगी, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा, फिर से इन्फ्लेशन की स्थिति देखी जा सकती है। अब यहाँ पर सोचिए कि जो उत्पादक है, मान लेते हैं जब डिमांड है ही नहीं, उत्पादन कर नहीं रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर देगा। जैसे जैसे एम्प्लॉय को निकालेगा, एक तरफ महंगाई बढ़ी हुई है और डिमांड नहीं है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय को वो उत्पादक निकाल रहा है, निकालने की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है और इधर मंदी की स्थिति भी है। तो ये समस्या अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी, क्योंकि जब डिमांड है ही नहीं तो उत्पादन करके वो करेगा क्या। तो एक तरफ महंगाई भी है, दूसरी तरफ इधर ये भी देखने को मिल रहा है कि वो धीरे धीरे अपने एम्प्लॉय को निकाल भी रहा है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि अगर एक सीमित और नियंत्रित मात्रा में महंगाई होती है तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पूंजी निवेश और विकास पर प्रभाव की बात करें। हमारे देश में चूँकि विदेशी निवेशक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो निवेश नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे एफडीआई हमारे देश में कम होता जाएगा। कम होने का कारण क्या है, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि हमारी उत्पादन लागत अधिक हो जाएगी और हमें प्रॉफिट कम होगा। ऐसी स्थिति में नए कारखाने, बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता में निवेश से बचेंगे, यानी कि हमारे देश में बेरोजगारी की भी समस्या होगी। रोजगार और विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे हमारे शेयर बाजार से बाहर जाने लगेगा। ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो विदेशी मुद्रा ऋण पर बोझ बढ़ सकता है। हमें समय समय पर विदेशों से या विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि हमने IMF से ऋण लिया है, और
डॉलर के मुकाबले रुपया कम हो गया, रुपया कम हो गया यानी कि $1 बराबर हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। तो जो हमने ऋण लिया है उस ऋण का भुगतान भी करना है और उस पर ब्याज भी चुकाना है। इन दोनों ही स्थितियों में हमें अधिक मुद्रा देनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, हमारे लिए ये घातक स्थिति है। इसके साथ साथ करेंट अकाउंट डेफिसिट, जब हम आयात कर रहे हैं तो आयात करेंगे तो अधिक मुद्रा देना पड़ेगा, इससे करेंट अकाउंट डेफिसिट की स्थिति भी होगी। अच्छा, इन सभी बातों को समझने के बाद यहाँ पर देखिए, निष्कर्ष ये है कि रुपए में गिरावट से आयात महंगे होते हैं, महंगाई बढ़ती है, निवेश और विकास प्रभावित होते हैं, ऋण का बोझ बढ़ता है, आर्थिक जोखिम बढ़ जाता है। यही वजह है कि कई इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि भारत की जो कंपनियां हैं उनको ऋण घरेलू स्रोतों से न लेकर के बाहरी स्रोतों से लेना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का प्रयोग करना चाहिए। सवाल ये है कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या है, जिसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी कहा जाता है। जब किसी भारत की कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी से या किसी दूसरे देश से ऋण लिया जाता है वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, तो उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहा जाता है। यहाँ तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। इन बातों को समझने के बाद अब ऐसे घटा रुपया कब कैसा था, ये स्थिति आप देख लीजिए। ये लगातार और 2026 में अभी की स्थिति ये है कि 96 रुपये के आसपास पहुंच गया है और जल्दी ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के क्रॉस हो जाएगा, 100 को क्रॉस कर जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों ने देख लिया। 16 सालों में कहाँ से कहाँ आ गया रुपया, तो 4.7% रुपया पिछले 1.5 दशक में हर साल औसतन 4.5% की दर से लगातार नीचे गिरा है। नेहरू जी के काल में देखेंगे तो नेहरू उस समय हम स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र एक नौ स्वतंत्र देश, हमारी मुद्रा, हम ब्रिटेन से ही हमारा मैक्सिमम व्यापार होता था, तो हमारी मुद्रा ब्रिटेन की मुद्रा से ही जुड़ी हुई थी और ब्रिटेन की मुद्रा अमेरिका की मुद्रा यानी कि डॉलर की मुद्रा से जुड़ी हुई थी। और उस समय की आप देखेंगे तो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी ये कहा गया था कि हम आयात निर्यात कम करेंगे। उस समय समाजवाद पर अधिक फोकस था। हमने निजी क्षेत्र के प्लेयर्स को उतनी अधिक मात्रा में निवेश करने का अवसर नहीं दिया था। स्वाभाविक सी बात है, हम बहुत ज़्यादा आयात भी नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी नहीं थी। समय और परिस्थितियों के अनुसार इंदिरा गांधी के समय में कुछ ऐसी स्थितियां थी कि हमें आयात करना पड़ा। इस समय आयात के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। उस समय अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी, इसलिए मुद्रा का अवमूल्यन करके। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक है मुद्रा का अवमूल्यन और एक है मुद्रा का मूल्यह्रास। तो मुद्रा का मूल्यह्रास यह बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। बाजार की शक्तियां यानी कि डिमांड और सप्लाई, जितनी अधिक मात्रा में डॉलर की डिमांड होगी उतना ही डॉलर मजबूत होगा। आप लोगों ने इन्फ्लेशन वाले क्लास में पढ़ा भी होगा कि किसी वस्तु की डिमांड अधिक हो और सप्लाई में यदि गैप हो, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप अधिक हो जाए तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम डॉलर की डिमांड अधिक कर रहे हैं क्योंकि हमें आयात करना है, ऐसी स्थिति में हमें आयात करने के लिए डॉलर की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा। अब सोचिए, अवमूल्यन कौन करता है? अवमूल्यन केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है और ये जानबूझ करके किया जाता है ताकि हम अपने निर्यात को बढ़ा सकें। हमने अपने निर्यात को बढ़ा करके और विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकें, घरेलू जो उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दे सके। फिलहाल यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, फिलहाल की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, 90 से पार चला गया है, 96 के आसपास चला गया है। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये समझना ज़रूरी है। जो डॉलर है, डॉलर के मांग का कारण क्या है? तो आप डॉलर क्यों चाहते हैं? क्या आप डेली लाइफ में डॉलर इस्तेमाल करते हैं? डॉलर का इस्तेमाल तो नहीं करते, फिर भी आपको डॉलर चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अभी मैंने कहा कि अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें डॉलर चाहिए, यानी कि आयात करेंगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी मुद्रा में जो ग्लोबल करेंसी है, जो डोमिनेटिंग करेंसी है, वो डॉलर है। तो डॉलर हमें चाहिए क्योंकि हमें आयात के मूल्य का या आयात का भुगतान करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा हो सकता है कि हम किसी देश को ऋण देना चाहते हैं या अनुदान देना चाहते हैं। जैसे भारत ने श्रीलंका को दिया, कई देशों को दिया है। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उस क्राइसिस को देखते हुए $3 बिलियन का हमने सहायता दिया था। तो अगर भारत किसी देश को
सहायता दे रहा है तो भी हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए भी हमें चाहिए, और किसी देश को अनुदान देना हो तो भी हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। इसके साथ साथ विदेशों से जो हमें मान लेते हैं हमारी कंपनी किसी दूसरे देश में जा कर के निवेश कर रही है, निवेश करेगी तो अब यहाँ से रुपया लेकर के थोड़ी जाएगी और वहाँ के मज़दूरों को देगी कि लो भैया ये थोड़ा काम कर दो, ऐसा तो नहीं है। तो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए कोई भारतीय छात्र है, वो विदेश में पढ़ने जाता है, तो पढ़ने जाएगा वहाँ तो पैसा खर्च करेगा तो क्या रुपया खर्च करेगा, कहेगा कि ये 10 रुपये ले लो, एक समोसा दे दो, ऐसा तो संभव नहीं है। शायद वहाँ पर समोसा मिले भी ना, अगर मिल भी सकता है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो, बेच रहा हो, बना रहा हो, तो मिल भी सकता है। फिलहाल के लिए समझिए कि अगर आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं, पर्यटन के लिए जा रहे हैं, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। अब सवाल ये है कि हमें डॉलर की आपूर्ति होती कहाँ से है, या डॉलर की आपूर्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जब हम किसी दूसरे देश को कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी कि भारतीय वस्तुओं का या भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का यदि हम निर्यात करते हैं तो हमें डॉलर की प्राप्ति होती है। अगर कोई भारतीय है जो किसी दूसरे देश में काम करता है, जिसे कहते हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे देश के बहुत से लोग सर्विस देते हैं अपनी, यानी कि उन्हें जब वहाँ पर वो काम करते हैं तो कारक सेवाओं का भुगतान होता है। मान लीजिए उन्होंने सेवा दिया, उसके बदले भुगतान होगा, और वो भुगतान होगा तो उसको इकोनॉमी के टर्म में रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस जो आएगा वो भी विदेशी मुद्रा में आएगा, यानी कि डॉलर के रूप में आ सकता है, तो वहाँ से हमें मिलेगा। भारतीय जो विदेशों में काम करने वाले हैं, इसके साथ साथ अगर IMF से हमने ऋण लिया वो भी हमें विदेशी मुद्रा में मिलेगा, या दूसरे देशों से हमें अनुदान की प्राप्ति हो जाए, ऋण की प्राप्ति हो जाए, ये सब कुछ हमें डॉलर में प्राप्ति होगी। तो डॉलर की प्राप्ति आपूर्ति के स्रोत ये हैं। इसके साथ साथ एक और बात सोचिए, हमारे देश में कोई मल्टीनेशनल कंपनी यदि निवेश करती है तो भी वो डॉलर लेकर के आएगी। FDI आता है तो भी डॉलर लेकर के आएगा। भारत में जो पर्यटन उद्योग है, अगर उसका विकास हो जाए, विदेशी सैलानी भारत में खूब आने लगे, दबा के आने लगे, खूब वो घूम रहे हैं, आगरा घूम रहे हैं, जहाँ भी घूमना है घूम रहे हैं, यानी कि पर्यटन होगा, पर्यटन के लिए विदेशी लोग आएंगे तो हमें डॉलर की प्राप्ति होगी। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता कैसे है। तो पहले की स्थिति थी गोल्ड पैरिटी प्रिंसिपल। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए हमने $100 का भुगतान किया, और फिर उसी 10 ग्राम गोल्ड को खरीदने के लिए हमने 5,000 रुपया दिया। तो दोनों को आप गुणा गणित करके निकालेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया पता चल जाएगा कि कितने रुपया है। इसके बाद एक और सिद्धांत है जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने एक बास्केट मान लिया और उस बास्केट में बहुत सारी वस्तुओं को रख लिया। उन वस्तुओं को हमने, यानी कि उस बास्केट में जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें कितना डॉलर चाहिए, या वस्तुओं और सेवाओं से भरी हुई बास्केट को खरीदने के लिए हमें कितना डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए उस बास्केट को खरीदने के लिए हमने $100 दिया और उसी बास्केट को खरीदने के लिए हमने 5,000 रुपये दिए, तो भी हमारा आ गया। और तीसरा है जिसे BOP थ्योरी कहते हैं, BOP सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई। आसान भाषा में समझिए, अगर हमारे देश में भुगतान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिमांड डॉलर की अधिक है और आपूर्ति कम है, तो उसके आधार पर डिसाइड होगा, और ये बाजार की शक्तियों से निर्धारित हो रहा है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से हो रहा है। ये आप लोगों ने समझ लिया। इसके साथ साथ मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण क्या है। तो मुद्रा के मूल्यह्रास के कारणों में जो विदेशी मुद्रा है उसकी मांग में वृद्धि हो जाना। और विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि कब हो सकती है? मांग में वृद्धि होने का मतलब ये है कि हम दूसरे देशों से वस्तु या सेवा का आयात अधिक कर रहे हैं। जैसे चीन से हम वस्तु का आयात कर रहे हैं, हम तेल का आयात कर रहे हैं, तो वस्तु और सेवा का आयात बढ़ जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने ऋण लिया है उन ऋणों के भुगतान में भी वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमें हमारा विदेशी मुद्रा, ठीक है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ एक और बात सोचिए, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, जो इस समय देखने को मिल रहा है। पहले जो मैंने बताया था अनऑर्गेनाइज्ड वे में बताया था, अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है
कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं। आयात तो उतना ही है, मान लीजिए हम 100 बैरल का आयात करते थे, अभी भी उतना ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। कीमत क्यों बढ़ी है? क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की स्थिति है। इसे इकॉनमी के टर्म में भू राजनीतिक गतिविधियों या परिस्थितियों के कारण, सप्लाई चेन बाधित होने के कारण, या बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन की स्थिति, यानी कि आपूर्ति बाधित हो रही है। अब यहाँ पर सोचिए, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो सकती है। यहाँ पर हमने कहा कि मांग में वृद्धि हो गई है और हमारे देश में आपूर्ति में कमी हो गई है। आपूर्ति में कमी क्यों हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि हमारे देश से, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यहाँ पर आपूर्ति में कमी। अगर हम निर्यात नहीं कर रहे हैं, आयात हम अधिक कर रहे हैं, निर्यात हम कम कर रहे हैं। निर्यात, अगर वस्तुएं हम बेचेंगे नहीं तो हमें डॉलर की प्राप्ति होगी कैसे? ठीक है, आप बीओपी पढ़ेंगे तो बीओपी एक वर्ष में विश्व के साथ जो आयात निर्यात हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसका विवरण होता है और उस विवरण को ड्वेल एंट्री सिस्टम में लिखा जाता है, जिसे डेबिट और क्रेडिट। जैसे आपके अकाउंट में आपके मम्मी पापा महीने में पैसे भेज देते हैं, तो पैसे भेजते हैं तो आपको ये पता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो कितना पैसा आया, और जहाँ जहाँ पर चाय की दुकान पर आपने पेमेंट किया, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, आपके पास मैसेज आया। तो ये ड्वेल एंट्री सिस्टम में होता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब हम किसी दूसरे देश को वस्तु या सेवा का निर्यात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर की प्राप्ति होगी। अगर विदेशी निवेश कम हो जाए हमारे देश में तो भी हमें डॉलर की आपूर्ति में कमी हो जाएगी। इसे पहले भी समझा था, ऑर्गेनाइज वे में फिर से समझ लिया। मान लीजिए ईरान और ईरान के साथ साथ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में लगातार ईरान के हमले देखे जा रहे हैं। उसकी वजह से जो वहाँ पर भारतीय हैं उनको लग रहा है कि घर चलें, अब घर की याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, सोना बाबू की याद आ रही है, घर चलते हैं। तो जब वो घर आ रहे हैं, यानी कि हमारे रेमिटेंस में कमी आ रही है। रेमिटेंस में कमी हो गई यानी कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो गई। इसके साथ साथ वैश्विक मंदी की स्थिति हो सकती है। विश्व में आपूर्ति अधिक है, डिमांड नहीं है। वस्तुएं और सेवाएं पहले से हैं, लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है। चूंकि खरीदार नहीं है तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम अगर वस्तुओं को बना भी रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद हमारी वस्तुओं की मांग होगी नहीं होगी, यानी कि हमारा निर्यात नहीं होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वैश्विक मंदी की स्थिति है। ऐसा भी हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर निर्यात में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए। चाइना बहुत बढ़िया, पहले चाइना का माल कह करके हम आलोचना करते हैं, ठीक है, लेकिन चाइना का माल वाकई में बढ़िया हो जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव कर ले। क्वांटिटी तो पहले भी दे रहा था, क्वांटिटी को इंप्रूव कर दिया, यानी कि भारत अब चाइना के मुकाबले अपनी वस्तुओं को कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे देश में अत्याधुनिक तकनीकी का अभाव है। इसकी वजह से हमारे देश में वस्तुएं बनाई तो जा रही हैं, क्वालिटी उनकी बेहतर हो सकती है, क्वांटिटी उतनी मात्रा में, यानी कि उत्पादन लागत हमारा बढ़ गया है, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट में। स्वाभाविक सी बात है, इसकी वजह से भी हम निर्यात कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें आपूर्ति नहीं हो रही। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुद्रा के मूल्यह्रास नियंत्रण के उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके उपाय हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग पर हम नियंत्रण कर ले। तो अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि भैया आप विदेश यात्रा मत करिए, डेस्टिनेशन वेंडिंग मत करिए। आप जो गए थे, नाम लेना ठीक नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन वेंडिंग मत करिए, जा कर के आप दूसरे देश में शादी मत करिए। अपने देश में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, वहाँ पर जा कर के शादी कर लीजिए, नागिन डांस कर लीजिए। वहाँ जा कर के नागिन डांस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नागिन डांस करने वाले बहुत मिलेंगे। तो एक काम करिए, विदेशी मुद्रा की मांग पर नियंत्रण करिए। नियंत्रण करने के लिए मोदी जी ने कहा था कि भैया एक काम करो, आप ना गोल्ड कम खरीदो, क्योंकि गोल्ड ऐसी कमोडिटी है जो सेकेंड नंबर पर आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हम उसका आयात करते हैं, दूसरे नंबर पर आयात करके उसके गहने बनवाते हैं, माहौल बनाने का काम आता है। जब कहीं फंक्शन हो तो वहाँ पर पहन करके महिलाएं गईं, और लोग यहाँ तो शर्ट भी पहन लेते हैं, हमारे देश में ऐसे ऐसे शौकीन हैं, और वैसे ही लोग भी हैं कि किसी का हाथ काट करके लेके भेज जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हम गोल्ड आयात करते हैं, आभूषण बनाया, शादी में पहना, फिर निकाल करके रख दिया। एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन समझने वाली बात है, इससे हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है।
मोदी जी ने कहा कि आप आयात मत करिए। अब इसी घटना को एक और घटना से जोड़ करके देखिए, एक और न्यूज़ से जोड़ करके देखिए, कल की ही न्यूज़ है। ये कहा गया कि आरबीआई ने बहुत सारा गोल्ड बेचा है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री के कहने पर भी मान नहीं रहे हैं। शादियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में हमें गोल्ड चाहिए ही चाहिए, और गहने नहीं चढ़ाए गए शादी में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, शादी टूट भी सकती है। और ये भी कहा जाएगा कि लड़के वाले कंगाल हैं, लड़के वाले कैसे हैं, ये गोल्ड भी नहीं खरीद सकते। अब मोदी जी की बात वहाँ तक पहुँची हो या नहीं पहुँची हो ये नहीं पता, और उन्हें सिंपल सा इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल पता है या नहीं पता है ये नहीं पता, और वो जानना भी नहीं चाहते। उनको इतना मतलब है कि मैं अपनी बहू को खरीद करके दूंगा, मुझे अपने सोना बाबू को गोल्ड की अंगूठी देनी है तो देनी है, मुझे चाहिए चाहे जिस रेट पर खरीदना पड़े। अब उसके लिए व्यापारी आयात करेगा तो आयात का मूल्य हमारा बढ़ेगा, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है। तो मोदी जी ने कहा कि आप डेस्टिनेशन वेंडिंग मत करिए, मतलब विदेशों में, आप भारत में करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ जाकर के चाय समोसा मत खाइए, यानी कि पर्यटन के लिए मत जाइए, आप भारत में ही घूम लीजिए, ठीक रहेगा, भारत की इकॉनमी स्टेबल रहेगी। लेकिन लोगों को समझ में ये आता नहीं है, और अगर समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या। फिलहाल के लिए जो आरबीआई गोल्ड बेच रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं, तो वो घरेलू डिमांड या डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा आरबीआई कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि हमें आयात कम करना पड़ेगा, तो हम विदेशी मुद्रा की मांग पर नियंत्रित करना चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि भैया पर्यटन के लिए मत जाइए, शिक्षा के लिए तो जाना पड़ेगा, शिक्षा संस्थानों को उस लेवल का बनाना पड़ेगा, तो इस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और आसान भाषा में कहें तो मोदी जी ने जो कहा था कि भैया गैर जरूरी वस्तुओं का आयात हम कम करना चाहते हैं, जैसे गोल्ड हमारे डेली लाइफ में काम तो आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए गैर जरूरी वस्तुओं का आयात यदि हम कम कर लें और अपने ही देश में उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगें, तो हम आयात प्रतिस्थापन कर सकते हैं, यानी कि घरेलू स्तर पर ही उत्पादन करके उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम तेल का आयात करते हैं, कच्चे तेल का आयात करते हैं, जो कि आवश्यक है, वो विकास के लिए ज़रूरी है। स्वाभाविक सी बात है, मतलब ग्रोथ और विकास के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को बढ़ा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, सीएनजी या पेट्रोल से चला रहे हैं, डीजल से चला रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, ठीक है, तो हमें आयात कम करना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के ये स्थिति हो सकती है। और इसके लिए सोलर पैनल घर में लगवा लीजिए। वो अलग बात है कि राजस्थान में जैसे ही आंधी आई, सारे सोलर पैनल स्वाहा हो गए। फिलहाल यहाँ पर और देखिए कि विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप निर्यात बढ़ा लेंगे वस्तु और सेवा का, तो आपको विदेशी मुद्रा मिलने लगेगी। इसके साथ साथ निर्यात को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? सरकार करेगी। निर्यात को बढ़ावा दे, जो निर्यातक हैं उनको बढ़ावा दे। निर्यात को बढ़ावा देने से निर्यात बढ़ेगा और फिर हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। एक और स्थिति ये हो सकती है कि हम ताजमहल दूसरा भी बना दें और कह दें कि ये दूसरा ताजमहल है, ठीक है, ये आधुनिक ज़माने का, मतलब इस समय का बना ताजमहल है। पर्यटन बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम अपने देश में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलग अलग योजनाएं चला सकते हैं। इन सभी बातों को समझने के बाद एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आती है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। तो एक विदेशी विनिमय दर की प्रणालियाँ कौन सी है, मतलब निर्धारण की प्रणालियाँ। एक होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। तो मोदी जी कहें कि नहीं, मैं जैसे चाहूँगा, जितना चाहूँगा उतना ही हमारी मुद्रा डॉलर के बराबर होगी। अर्थात उन्होंने कह दिया कि 10 रुपये बराबर $1, मतलब केंद्रीय संस्था या सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि $1 बराबर 10 रुपया, तो 10 रुपया ही होगा। संभव नहीं है। दूसरी स्थिति है लचीली या नम्य विनिमय दर प्रणाली, यानी कि लचीली, जैसे आप पानी में नाव चला रहे हैं और किसी ने पानी में कंकड़ मार दिया, तो वो ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, वो वाली बात नहीं है। पानी की लहरें जैसे जैसे, यानी कि पानी की सतह में जैसे उछाल होगा, ठीक उसी तरह से आपकी नाव भी गोते लगाएगी, मतलब उछाल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर न तो केंद्रीय संस्था का और न ही केंद्रीय संस्था, आरबीआई कह सकते हैं, केंद्रीय बैंक कह सकते हैं, या सरकार, इसकी भूमिका नहीं हो रही है।
जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे ये चल रहा है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। आसान भाषा में कहें तो बाजार की शक्तियों के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसे फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, लचीली या नम्य। ठीक है। अच्छा, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली जो हमारे देश में है, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली का मतलब ये है कि सामान्यतः हम बाजार पर चलने देंगे। जैसे माता पिता कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ दिन भर चाहे जहाँ मर्जी हो घूमो, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले चुपचाप घर में आ जाना। अगर नहीं आए तो फिर उसके बाद सुताई होगी बढ़िया से। तो ये क्या कर रहा है, आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, आरबीआई का रोल आ जाता है कि भले ही बाजार की शक्तियों के अनुसार हो रहा है, सामान्यतः बाजार की शक्तियों के अनुसार हो रहा है। मान लीजिए हमारे देश में डॉलर की डिमांड बहुत अधिक बढ़ने लगे, ऐसी स्थिति में आरबीआई के पास जो डॉलर है वह बैंकों को दे देगा और कहेगा कि भैया जो डिमांड है उसको पूरा करो। यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था वो कम हो गया। कम होने का मतलब कि अब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू जो कम हुई थी वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो इसको कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। अब ये सारी बातें, सारी कहानी आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद अब आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति हो सकती है। लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ सकती है, इन्फ्लेशन की स्थिति आ सकती है। आरबीआई ने जो रेपो रेट है, रेपो रेट को भी अनचेंज किया है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आसान भाषा में कहूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5.25% ही बनाए रखा है। उसमें न तो कमी किया है न तो वृद्धि किया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा आरबीआई ने क्यों किया है। आरबीआई ने इसलिए किया है क्योंकि आरबीआई वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर आरबीआई रेट को कट करता है, यानी कि रेपो रेट को कम करता है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बैंक जो हैं उनको आसान दरों पर, आसान ब्याज दरों पर ऋण मिल जाएगा और वो और अधिक मात्रा में लोगों को ऋण दे पाएंगे आसान ब्याज दरों पे, कम ब्याज दरों पे। उससे डिमांड बढ़ सकता है। डिमांड बढ़ने का मतलब ये कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ सकती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उपभोग और निवेश व्यय बढ़ सकता है। आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आरबीआई ने यदि रेपो रेट को बढ़ाया, तो रेपो रेट को बढ़ाने का मतलब है, अब रेपो रेट की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वह ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और आरबीआई ने यदि रेपो रेट को बढ़ाया, यानी कि अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया, बैंकों को भी अधिक अधिक लागत पर ऋण लेना पड़ा। बैंक भी आगे ग्राहकों को अधिक लागत पर, यानी कि अधिक ब्याज पर ऋण देंगे। इससे हमारे देश में उपभोग और निवेश व्यय कम हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्याज दर बढ़ेगा, ऋण कम लिया जाएगा, निवेश कम होगा, उत्पादन भी कम होगा, डिमांड भी कम होगी, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो इसका विपरीत प्रभाव भी होता है, जिसे कठोर मौद्रिक नीति या विस्तारित मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि क्या आरबीआई और जो अरविंद पनगड़िया साहब का कहना है वो कहना सही है। आरबीआई जो काम कर रहा है कुछ तो आरबीआई को लग रहा होगा, और जो लोग अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि ये केवल एक नंबर है, क्या वाकई केवल एक नंबर है? और अगर नंबर है तो क्या आप सुझाव दे सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप सभी कमेंट करके अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक कर सकते हैं, लगता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।